जी जनाब, क्या हाल चाल है। फजल वदूद आपका भाई एक दफ़ा फिर आपको नई वेल्थ टॉक की एपिसोड में खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे जहाँ से भी ये प्रोग्राम देख या सुन रहे हैं। हमारा नंबर किसी भी वक्त किसी फिनेंशियल टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 905-607-5000। और आप वॉच कर रहे हैं आपका प्रोग्राम वेल्थ टॉक, जो कि हर वीक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के कोऑपरेशन से आप तक पेश किया जाता है। और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा, अगेन बहुत सारी एपिसोड्स, 2-3 एक साल से हर वीक कोई ना कोई लेके आ रहे हैं टॉपिक। तो ये टॉपिक भी बहुत पहले डिस्कस तो ज़रूर हुआ, लेकिन रिपीटेडली ये क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं। और आई फील कि ये बड़ा एक ज़रूरी एरिया है, और इस पे अगर रिमाइंडर भी हो जाए, जिनको पता है उनके लिए रिमाइंडर, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आज हम बात जिस टॉपिक पे करने वाले हैं वो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स, unregistered, non-registered investments, and the difference between mutual fund and the segregated funds, और briefly I'll touch upon के इन्वेस्टमेंट्स को कैसे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन या पिक करना चाहिए। बहुत वास्ट लंबा टॉपिक है, वन कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस, लेकिन ऐसे ब्रीफली मैं उसको एंड पे टच करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँ रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो जैसे कि रजिस्टर्ड लफ्ज़ आपको इंडिकेट करता है कि जो आपके फंड्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। किसके साथ हैं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट से मुराद आप यूँ कह लीजिए कि जो टैक्स लॉज हैं, CRA, उनको वहाँ पे आपके ये रजिस्टर्ड फंड हैं। थ्रू डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे फिनेंशियल प्लानर्स जो हैं वो लाइसेंस्ड हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, to help you out in investing into registered funds, commonly known or SP। टैक्स सीज़न में स्पेशली लोग दौड़ भाग रहे होते हैं और SP में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे अपने ऑफिस में फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम बैठी है, और हमारे भी लाइनें लगी होती हैं टैक्स सीज़न में कि जनाब ये अब टैक्स सीज़न है, और यही RRSP का सीज़न है, जो कि सही बात नहीं है। ये लास्ट मिनट में कैचअप करने की कोशिश होती है, ये सोच के कि किसी तरह से टैक्स बचाया जाए, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी यूज़फुल टूल। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि आप उस RRSP इन्वेस्टमेंट को मंथली बेसिस पे करें, देन यू विल सी बेटर ग्रोथ। लेकिन ये किसी और दिन का टॉपिक कर लेते हैं। अभी बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट फंड्स की। तो उसमें मैंने बताया RRSP है, इसी तरह TFSA है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, और RESPs हैं, रिफ और इस तरह के लॉक्ड इन रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह। ये सारे रजिस्टर्ड रिटायरमेंट फंड्स में आते हैं या प्लान्स में आते हैं। ठीक हो गया। अब बात करें, अच्छा एक चीज़ और, जो रजिस्टर्ड फंड्स हैं, ये रजिस्टर्ड फंड्स में कुछ लिमिटेशंस हैं। एनुअल कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एज की भी इसमें लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो ये है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट। और उसका CRA जो है, जो ये गवर्नमेंट जो है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको एनुअल बेसिस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। इन अदर वर्ड्स, वो टैक्स डिफर्ड होते हैं, और फॉरेन टैक्स नहीं देना, बाद में उसकी टैक्स की बारी आती है। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिसमें आपकी ग्रोथ बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। फॉर एग्जांपल TFSA अकाउंट आपको टैक्स
उसकी जितनी ग्रोथ है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। RRSP के ऊपर जितनी ग्रोथ है उसके ऊपर टैक्स है, टैक्स डिफर्ड है, बाद में टैक्स देना है, लेकिन टैक्स है। तो जो रजिस्टर्ड फंड्स हैं उसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपकी ग्रोथ जो है, आपके पैसे के ऊपर जो ग्रो कर रहा है वो टैक्स डिफर्ड या टैक्स शेल्टर्ड बेसिस पे उसकी ग्रोथ होती है। अब बात कर लें अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड नाम से ही वाज़े है, एक रजिस्टर्ड है, एक उसके ऑपोजिट है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि पैसा जो है सारा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। आप हो सकता है वही सारे फंड्स ख़रीद रहे हों, उसी में पैसा लगा रहे हों, और लेकिन एक रजिस्टर्ड में है, एक अनरजिस्टर्ड में। अनरजिस्टर्ड जो है इसके ऑपोजिट ही है सारा कुछ। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टैक्स रजिस्टर्ड में डिफर हो जाता है। इसमें आपको एनुअल बेसिस पे जो भी ग्रोथ है, जो भी डिविडेंड है, इंटरेस्ट अर्न किया है, जो कुछ भी किया है उसका एनुअल बेसिस पे आपको टैक्स स्लिप्स आ जाती हैं। आपके अकाउंटेंट साहब आपकी टैक्स रिटर्न में उसको ऐड करते हैं, इनकम के एरिया में आप उस पर टैक्स देते हैं। क्या ये एक अच्छी चीज़ है? हर चीज़ ही अच्छी है और हर चीज़ ही बुरी है। अगर उसको सही तरीके से तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है। कोई चीज़ एक्सेस हो जाए गलत है। पिछले दिनों एक क्लाइंट मिले, उन्होंने RRSP में उनके पास पैसे थे, बेतहाशा पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए फालतू, और कोई 10-20 हज़ार भी नहीं, 70-80 हज़ार डॉलर बैंकर के कहने पे उन्होंने उसमें डाल दिए। तो अब वो उनके लिए पेनल्टी आ गई। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ओवरडोज हो गई। तो ये सारी चीज़ों को एक आपके यूनिक सिनेरियो में रह के इसको करने की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए जनाब RRSP, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन एक तो यही बहुत पूछा जाता है कि रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क है। होपफुली आपको वो क्लैरिटी मिल गई होगी। जिन लोगों को पहले से पता है उनको एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर, जिनके लिए नया था उनको होपफुली पता चल गया होगा। अभी भी कोई क्लैरिटी, कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एट 905-607-5000। चलें साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अगला क्वेश्चन जो बारहा पूछा जाता है वो है कि जी म्यूचुअल फ़ंड क्या है, सेग्रीगेटेड फ़ंड क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, और कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब म्यूचुअल फ़ंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए हो जाता है और लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि बैंक्स की प्रोडक्ट जो है वो है म्यूचुअल फ़ंड। जगह जगह बैंक खुले हुए हैं, आपके पैसे उनको नज़र आ रहे होते हैं, अकाउंट्स में पड़े हुए होते हैं, तो वो आपको फ़ोन कर करके उस पर आपको बताते हैं। ब्रांच में जाते हैं तो बात होती है, आप टेलीफ़ोन उठा के बैंक को फ़ोन करें तो उसका एक जो भी दूसरी तरफ बंदा फ़ोन उठाता है वो आपके क्वेश्चन को तो हल करता है, जाते जाते एंड में कहता है कि आई एम सीइंग दैट फंड सिटिंग देयर नॉट डूइंग एनीथिंग, हाउ अबाउट GIC और म्यूचुअल फ़ंड। तो इस तरह हमारे कानों में म्यूचुअल फ़ंड की बात कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या म्यूचुअल फ़ंड सेग्रीगेटेड से बेहतर है या एक सा है, ये अभी हम जानते हैं। थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो मेरे ज़हन में इस वक्त 7-8 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और फिर हम वो देखते हैं कि ये क्या है और कैसे है। कुछ चीज़ें कॉमन और उन 8 में से 6-7 चीज़ें डिफरेंट हैं, फीचर्स यानी, और उसी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज़ अ बेटर देन द अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोनों की जो रिटर्न है, कैन यू एक्सपेक्ट बेटर देन GIC, जिस पे आप एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट
अर्न कर रहे हैं, क्या उसमें पैसा ठीक है या म्यूचुअल फंड या सेग्रीगेटेड फंड में ठीक है? तो दोनों में ग्रोथ इससे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जीआईसी की बजाय आप म्यूचुअल फंड या सेग्रीगेटेड फंड में इन्वेस्ट करें, दोनों में ही ग्रोथ बेहतर है। बट इट डज़ नॉट मीन कि हम जीआईसी यूज़ नहीं करते। वही बात बार बार कि इन सारे टूल्स को आप अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी कहाँ यूज़ करनी है। सारी ही अच्छी चीज़ें हैं, इस्तेमाल सही होना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ पता होता है एक लाइसेंस्ड एक फिनेंशियल प्लानर को जो उस फील्ड में काम कर रहा है। सुनी सुनाई बात पे कुछ भी करना इज़ नॉट फेवरेबल, आउटकम में बी रिस्कियर। तो ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू जीआईसी दोनों में चेक, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही बेहतर हैं। वाई? दोनों ही इन्वेस्ट हो रहा है। अगली बात हम इसमें चलते हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों में, पैसे की ज़रूरत पड़े निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर ये है कि क्या इसमें अपनी मर्ज़ी की अमाउंट इन्वेस्ट की जा सकती है। तो यस, म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, सेग्रीगेटेड फंड में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इनको जो है अपनी मर्ज़ी के फंड्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलबत्ता लिमिट्स जो हैं, अगर आरएसपी वगैरह सेट किए हुए हैं तो ऑफ कोर्स आपको आपकी रफली स्पीकिंग 18% ऑफ योर एनुअल इनकम, उस हिसाब से आप इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन हो गई। एक फ़र्क मैंने पहले बता दिया, थोड़े से फ़र्क की तरफ चलते हैं। एक फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया कि जो म्यूचुअल फ़ंड है, म्यूचुअल फ़ंड वो बेसिकली बैंक्स की प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो सेग्रीगेटेड फ़ंड है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस कराया है। आगे चल के मैं आपको इसके फ़र्क बताता हूँ कि क्यों इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने जो सेग्रीगेटेड फ़ंड बनाया उसका फ़ायदा क्या है, कैसे वो डिफरेंट है म्यूचुअल फ़ंड से। अगला पॉइंट इसमें आपका जो आ जाता है और यहाँ से फ़र्क शुरू हो गया। एक फ़र्क तो यही हो गया कि म्यूचुअल फ़ंड बैंक से, सेग्रीगेटेड फ़ंड इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, ये एक और जो है वो एक मज़ेदार बात हो सकती है कि बैक एंड पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके दो विंग्स हैं, दो डिपार्टमेंट हैं। एक इंश्योरेंस कहलाती है, दूसरी आपकी जनाब बैंक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसी है, बीमो है, टीडी बैंक है, इस तरह बहुत सारे बैंक्स हैं। वो एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं। तो वो एक साइड पे एक चीज़ कर रहे हैं, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ वो लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। वाई? सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने देखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। तो ये बात हो गई। अब जो बात आ जाती है कि इसमें जो मेजर फ़र्क है वो क्या है, और उसमें जो है आप एंड में जो कंक्लूजन करेंगे कौन सी चीज़, कौन सी साइड फिर बेहतर है, इसको हम थोड़ा सा इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मैं छोटी सी लूँगा यहाँ पे ब्रेक, वापस आता हूँ। फिर हम अभी तक थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ की बात की कि म्यूचुअल फंड वर्सेस आरआरएसपी क्या डिफरेंस है, रादर क्या कॉमन चीज़ें हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रोथ है, आप अपनी मर्ज़ी की उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अब मैं ब्रेक से जब वापस आता हूँ तो थोड़ी सी बात करते हैं डिफरेंसेस क्या हैं, देन उसको हम ये देखेंगे कि एंड में हमें कौन सी चीज़ को पिक करना चाहिए। राइट? स्टे विद मी, आई गोना टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड इसको हम टॉपिक को जारी रखेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। 9056075000 इज़ माई नंबर।
जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं क्विकली रीकैप कर दिया करता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात कोई बहन भाई दोस्त जो हैं वो ब्रेक के बाद वाले हिस्से में जॉइन किया होता है। तो आज हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड वर्सेस नॉन रजिस्टर्ड फंड की और इन्वेस्टमेंट फंड्स की, और मैंने बताया कि रजिस्टर्ड वो हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं और जो नहीं रजिस्टर्ड हैं वो नॉन रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें आर और एस पी टी एफ एस से अकाउंट्स वगैरह जो है, आर ई एस पी अकाउंट है, रिफ है, ये लीरा है, ये सारी चीज़ें उसमें है, लॉग्ड इन हैं और वो रजिस्टर्ड हैं। जिसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री है, और नॉट टैक्स फ्री एक्चुअली, टैक्स डिफर्ड है और फॉरेन टैक्स देना नहीं पड़ता। अच्छा वैसे टैक्स फ्री भी है, अगर हम बात करें ना TFSA की, तो आपकी जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री है। जबकि नॉन रजिस्टर्ड में आपकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्ज़ी इन्वेस्ट करें, ग्रोथ के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ग्रोथ आपकी इंटरेस्ट की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में, कैपिटल गेन की शक्ल में होती है। नॉन रजिस्टर्ड में आप उसके ऊपर एनुअल बेसिस पे टैक्स देते रहते हैं। ठीक हो गया। जबकि जो रजिस्टर्ड था उसके ऊपर आपकी लिमिट है, लिमिट आपकी अमाउंट की, कंट्रीब्यूशन की भी एनुअल बेसिस पे होती है, एज की भी होती है। आप एक सर्टन एज के बाद उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे RRSP की भी है, जैसे RESP की भी है, और अमाउंट की भी लिमिट है कि कितनी की जा सकती है। जबकि TFSA में आपका माल है, खुला खाता है, आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करें, आपके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज गुड इफ़ डन प्रॉपरली। लेकिन एक चीज़ मैंने आई टच्ड अपॉन बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक इज़ दैट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, आपने जो है वो कोई चीज़ भी बुरी नहीं है, सारे टूल्स अच्छे टूल्स हैं। ये इसी तरह ही है कि एक प्रोफेशनल प्लम्बर या कारपेंटर या डॉक्टर के जो टूल किट है उसमें सारे टूल्स हैं। सबको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, यही फ़न है, यही प्रोफेशन है, यही प्रोफेशनल नॉलेज है। और नीम हकीम ख़तरा जान, जब आप इधर उधर से सुन के यार मेरे दोस्त ने ये किया है तो मैं कर लूँ, तो वो कर लूँ, तो वो सर फिर नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। नहीं तो हर टूल इज़ गुड टूल, आपको एक अच्छे तरीके से आपकी नीड के मुताबिक यूज़ करना पड़ता है। अब अगर आपके लिए GIC ही बेहतर है तो GIC ही बेहतर है। अगर आपके लिए TFSA अकाउंट होना चाहिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और अगर आपके लिए कोई और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो वही होनी चाहिए। तो ये सारी हर बंदे की नीड के मुताबिक होती हैं, और यही मैंने फर्स्ट पार्ट में बताने की कोशिश की कि अक्सर जो ये क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, तो मैं बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट्स आपके यूनिक सर्कमस्टेंसेस, आपकी एज, आपकी इनकम टाइप, कितनी इनकम टाइप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, T4 पे हैं, T4A पे हैं, वगैरह वगैरह, उसके बेस पे, आपकी एज पे, आपकी रिस्क टॉलरेंस पे। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ों को देख के आपके टैक्सेस शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये सारी प्रोजेक्शंस को देख के, इन सारी चीज़ों को ज़हन पे रखते हुए आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको एक राइट पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है। सुबह दोपहर शाम यही काम मैं कर रहा हूँ, 28 साल से कर रहा हूँ, और कभी भी इसके बारे में क्वेश्चन हो या आपका पोर्टफोलियो है जो आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग वेल, feel free to give me a call. Believe me, you will see the huge difference, because knowledge is everything. आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं होने देते। नॉलेज आप हर फील्ड की खुद नहीं ले सकते, आपका सर्टनली एक अपना फील्ड है। अब अगर मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बिंग का काम या कारपेंट्री का काम या कुछ भी और करूँगा अपनी काम के अलावा, तो मैं अपने लिए नुकसान ही पैदा करूँगा। क्यों?
जो ABC आती है वो फिनेंसिस के हवाले से आती है, यही मेरा फील्ड है, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। तो इसी तरह आपका भी एक फील्ड है, उसी में रहिए और दूसरा किसी प्रोफेशनल के साथ टीम अप हों। किसी भी फिनेंशियल मैटर, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, इवन रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, contact me. I have great plans, great ideas, and especially when I recommend something, I keep tax consequences in mind and accordingly मैं आपको plan suggest करता हूँ. Anyways, for that all matter, to discuss any of what I just said, 905-607-5000 is my number. अगले 3-4 differences क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस RRSPs। तो और ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। सिमिलैरिटीज़ मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दी कि ग्रोथ है, GIC से बेहतर ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वगैरह वगैरह। अब बात करता हूँ डिफरेंसेस की, और ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि क्या चीज़ आपको पिक करनी चाहिए। लेकिन फिर वही कि बेहतर है कि आपकी बिहाफ पे मैं या आपके पसंद का फिनेंशियल प्लानर आपकी हेल्प करे। बैंक्स में रिकमेंड नहीं करता बैंक पे जाना, बिकॉज आज एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, कल दूसरा बैठा हुआ है, तीसरे दिन कोई और बैठा हुआ है। उसकी बजाय आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ काम करें। कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, आपको समझता है, अगली दफ़ा भी आते हैं तो आपको पहचानता है और आपकी ज़रूरियात को, आपके गोल्स को उसने लिखा होता है। और उसकी इनकम पे चेक नहीं है, उसकी इनकम इस बेस पे है कि आपका फ़ंड अच्छा परफॉर्म करे। तो इसलिए वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। मैं अपने बारे में ही नहीं, मैं तमाम फिनेंशियल प्लानर्स के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं डिफरेंस बता रहा हूँ बैंक वर्सेस एनी फिनेंशियल प्लानर। Of course, I'm talking about the good, the one who have a proper education, qualification, focused in personal development. तो जब भी कभी as a side note किसी financial planner के साथ काम करना चाहें, उसकी education पूछें, उसका experience पूछें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना committed है। उनसे बचें जो पार्ट टाइमर्स हैं। कोई हर्ज नहीं है पार्ट टाइमिंग में, लेकिन it is very very serious, it is your hard earned money, आपका future. Better work with those who are 100% committed in their profession. Let's come back to the topic of differences. Number one, the biggest difference, म्यूचुअल फंड आपको गारंटीज नहीं देता। सेग्रीगेटेड फंड्स आपको गारंटीज, मोर देन वन गारंटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी गारंटीज? अब फ़र्ज़ कीजिए आपने 100,000 इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, 5 साल बाद 100,000 मार्केट डाउन थी, वैल्यू रह गई 75,000, आपकी डेथ होती है, म्यूचुअल फंड आपको 75,000 पे कर देगा। मार्केट जो डाउन थी उनका क्या कसूर? मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ये कहता है कि मुझे पता है कल क्या होने वाला है, गेस तो हो सकता है, एजुकेटेड गेस हो सकता है, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन गारंटी कोई नहीं। अच्छा, सेग्रीगेटेड फंड की साइड पे आ जाएं, सेम सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। 100,000 आपने सेग्रीगेटेड फंड में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद मार्केट 75,000 पे है, 100 से गिर के 75,000, अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ होती है। आपको इंश्योरेंस कंपनी $100,000 पे करेगी। इन अदर वर्ड्स, अपॉन डेथ मार्केट डाउन है तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे, आपका प्रिंसिपल सेफ है, विच इज़ अ बिग रिलीफ। अच्छा, अब हेल्दी बात कर लेते हैं। 100,000 पे मार्केट थी, इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड में और सेग्रीगेटेड फंड में भी, और मार्केट 125,000 पे है, अच्छी थी, डेथ हुई, दोनों ही आपको 125,000 दे देंगे। लेकिन घाटे की सूरत में और डेथ की सूरत में सेग्रीगेटेड फंड इज़ द ओनली
product which helps you and gives you guarantee to preserve your principal amount. तो ये सेग्रीगेटेड फंड का एक बहुत ज़बरदस्त एज है। यही सूरत हाल मेच्योरिटी पे है। मेच्योरिटी अपॉन मेच्योरिटी सेग्रीगेटेड फंड्स जो हैं वो आपको जितने साल की मुद्दत के लिए वो मेच्योरिटी थी, आपको वो जो है वो आपका फ़ंड को गारंटी करते हैं और म्यूचुअल फ़ंड नहीं करता। अच्छा, वैसे बाय द वे अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज सियानी होती जा रही हैं, वो सेग्रीगेटेड फ़ंड को भी जो है ना अपॉन मेच्योरिटी पे वो अब कुछ पीछे हट रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ द डिफरेंस और ये इट्स अ गुड वन। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद स्पेशली जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सेग्रीगेटेड फ़ंड इंस्टेड ऑफ अ म्यूचुअल फ़ंड। वाई? बिकॉज क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन जो है वो आपको म्यूचुअल फ़ंड नहीं देता। क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूरत है सेग्रीगेटेड फंड्स की, दैट प्रोवाइड्स यू इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स कलेक्शन। बिज़नेस में ऊंच नीच होती रहती है, और अगर आप गौर से देखें तो बिजनेसमैन काम कर रहा है, सेहतमंद है, बिजनेस में जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा बन रहा है। सेहत बिगड़नी शुरू हुई, डाउन हिल शुरू हुआ, फोकस कम है, एफर्ट कम है, बाज़ का बच्चे जो हैं उस फील्ड में नहीं हैं। बेशुमार बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा है, जो काम वो खुद करते हैं वो अपने बच्चों को नहीं करवाते। वो कहते हैं यार हम तो इमिग्रेंट थे, हम तो यहाँ आए थे, हमने जो मजदूरी की, तुम पढ़ लिख जाओ, तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वो कर लो। अब हुआ क्या, आप बूढ़े हो रहे हैं, एक कुदरत का निज़ाम है, और आज मेरी कमर में बड़ी सख्त दर्द है कि आई एम गेटिंग ओल्ड टू। सो पॉइंट इज़ दिस, जैसे जैसे हम डाउन हिल की तरफ जा रहे हैं, बीमारियाँ, सेहत ख़राब, एफर्ट कम, बिजनेस डाउन। अब उसमें अल्लाह माफ़ करे, ऊपर वाले से दुआ है कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना जी कि कुछ इकॉनमी बैड थी, कुछ अपनी हालत पतली हो गई भी थी, बिजनेस डाउन हो रहा है, कलेक्टर्स नॉकिंग एट योर डोर। अब पैसा है और कलेक्शन के लिए आपके म्यूचुअल फंड ओपन पड़े हैं, निकाल लेंगे सारा कुछ। सेग्रीगेटेड फंड में आपको क्रेडिटर प्रोटेक्शन है, तो इसलिए बिजनेस ओनर्स को आई ऑलवेज एडवाइज इन्वेस्ट इनटू अ सेग्रीगेटेड फंड। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं, देखना ये है कि आपके यूनिक सिनेरियो में कौन सी इन्वेस्टमेंट हम आपको रिकमेंड करेंगे, और यही जॉब है एक सियाने प्रोफेशनल की, फिनेंशियल प्लानर की। अच्छा, ये बात हो गई। और डिफरेंसेस में एक डिफरेंस जो है वो प्रोबेट फ़ी का है। प्रोबेट फ़ी जो है वो ये है कि प्रोबेट का प्रोसेस पहले कह लेते हैं। प्रोसेस ये है कि म्यूचुअल फ़ंड जो है, एक बंदे की डेथ होती है तो प्रोबेट के प्रोसेस से उस फंड को गुजरना पड़ता है। उस जो भी आपका एसेट कह लें जो आपने क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड में, वो थ्रू प्रोबेट चलता है। प्रोबेट इज़ अ प्रोसेस विच कुड टेक 2-3 महीने से लेके मैंने 3 साल तक का भी देखा है। इट कुड टेक वेरी लॉन्ग। और आप इमेजिन कीजिए, एक इनकम अर्नर की डेथ होती है, उसको और उसकी बीवी को पता है कि एक सर्टन अमाउंट म्यूचुअल फंड में अच्छी तरह ग्रो करके पड़ी हुई है, वो हमारा रिटायरमेंट फ़ंड है। अब इनकम आना बंद हो गई है, नेचुरली वाइफ को, मैं हमेशा बंदों को मारता हूँ एजम्पशन में, जो है वो ख़वातीन का एहतराम ज़्यादा है, तो उनको आई काइंड ऑफ कीप इट अवे फ्रॉम दिस एजम्पशन। तो पॉइंट इज़ दिस कि अब डेथ की सूरत में फैमिली को पैसा चाहिए। अब वो जनाब प्रोबेट में चल पड़ा है। अब आपको नहीं पता 3 माह लगे, 6 माह लगे, साल लगे, इट्स अ स्ट्रेसफुल टाइम, यू नीड अ मनी। अब वो इस प्रोबेट के प्रोसेस से गुजर रहा है। ये है जनाब म्यूचुअल फंड। बैंक इसको नहीं बता रहा होता आपको, इसीलिए
आई पर्सनली रिकमेंड सेग्रीगेटेड फंड। वाई? हफ्ते 10 दिन में इंश्योरेंस कंपनी आपका चेक आपके हाथ में पकड़ाएगी। तो ये है। अच्छा, अब एक चीज़ म्यूचुअल फंड वाले बड़ी हाईलाइट करते हैं, जो कि सही बात है, और देखना ये है कि वो वर्थ करता है कि नहीं। क्या है जी? वो ये है कि म्यूचुअल फंड जो है ना, उसकी कॉस्ट फीस थोड़ी कम है। सेग्रीगेटेड फंड महंगा है, 1-1.5% ज़्यादा उसकी फीस है। क्या वर्थ करता है? मैंने अभी अर्ज़ किया, आपकी डेथ की सूरत में सेग्रीगेटेड फंड आपको, मार्केट बुरी होगी तो आपका प्रिंसिपल 100% वापस करेगा, मार्केट अच्छी होगी तो दोनों ही आपके पैसे आपको पकड़ा देंगे। क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन आपको है, ऊपर नीचे हालात हो जाएं। सोचिए कि एक बिजनेसमैन है, बीमार हुआ 2-4 साल, 6 महीने, साल, कुछ भी टाइम बेड रिडन हुआ, बेड पे पड़ा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, वीक हो गया है, बिजनेस डूब रहा है और क्रेडिटर आपके सर पे चढ़े हुए हैं, आपका सारी उम्र की सेविंग जो है वो ख़तरे में है। 2 बातें क्रेडिटर प्रोटेक्शन हो गई। प्रोबेट फ़ी, प्रोबेट, थर्ड थिंग, प्रोबेट फ़ी से बचे, प्रोबेट प्रोसेस से बचे। सेग्रीगेटेड फंड में आपको प्रोबेट के प्रोसेस से नहीं जाना। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं चला गया और मैंने सेग्रीगेटेड फंड में अपना पैसा डाला हुआ था, तो मेरी फैमिली को 8, 10, 15 दिन में पैसे मिल जाएंगे। वर्सेस म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, प्रोबेट के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इनकम बंद हो गई है और गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं या वेट हो रहा है, कर्जा चढ़ रहा है, वुड यू प्रेफर दैट? तो जब हम ये देखते हैं, और फिर हाँ, जब म्यूचुअल फंड है, प्रोबेट का प्रोसेस है, तो 1.5% के करीब प्रोबेट फ़ी भी आपने देनी है। तो वो जो डिफरेंस है 1-1.5%, 2% का सेग्रीगेटेड फंड में आपने जो ज़्यादा फ़ी दी है, उसके मुकाबले में आपने प्रोबेट फ़ी भी दी। म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर गए, वेट टाइम भी आपका बढ़ गया। आपका डेथ की सूरत में अगर मार्केट डाउन है तो आपके फंड्स 100%, आपका प्रिंसिपल भी सिक्योर्ड नहीं है, क्रेडिटर प्रोटेक्शन भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको सेग्रीगेटेड फंड दे रहा है। आपका प्रिंसिपल 100% गारंटीड, आपकी प्रोबेट फ़ी कोई नहीं, आपका प्रोबेट प्रोसेस कोई नहीं, इसलिए फ़ौरन फैमिली को पैसे मिल जाते हैं। अगर बिज़नेस ख़राब हो रहा है, और अक्सर मैंने ये देखा है कि जब सोल बिज़नेस ओनर जो है बेचारा बीमार पड़ता है तो बिज़नेस सफ़र करता है, क्रेडिटर्स आपके पीछे हो सकते हैं, तो उसमें क्रेडिटर प्रोटेक्शन, अगर ये 3-4-6 बेनिफिट्स के साथ आप 1-1.5-2% ज़्यादा दे भी देते हैं तो ये वर्थ करता है। इसलिए मैं हमेशा सेग्रीगेटेड फंड को प्रेफर करता हूँ। Okay, so that's how I would conclude. Nothing is bad. However, my personal preference is a segregated fund, and I have just mentioned several very solid benefit of having segregated fund over म्यूचुअल फंड, जो कि बैंक्स का है। साइकोलॉजिकली क्या होता है, हम कहते हैं इतना बड़ा बैंक है, और भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं का ही हिस्सा हैं, और वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैं। और इन सब के ऊपर कनाडा में ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंस, ऑसफी जो है ना, आप उसको फिसरा कहते हैं, वो बैठा है, वो आपको ऊपर मॉनिटर कर रहा है, और वो आपसे आपका लाइक कैट और ये और वो टेस्ट करते हैं, आपके स्ट्रेस टेस्ट होते हैं बैंक्स के और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस के, कि आपकी फिनेंशियल हेल्थ कैसी है। वाई? इन बैंक्स ने, इन इंश्योरेंस कंपनीज ने आपके साथ, कंज्यूमर के साथ प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया हुआ है, तो वो वादा कैसे पूरा होगा? अगर वो खुद उनकी जेब में पैसे नहीं है तो वो आपका क्या पूरा करेंगे? इसलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का ये इदारा वर्क्स एज ए वॉच डॉग, और क्वार्टरली बेसिस पे इनकी हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ को टेस्ट करता रहता है, पब्लिश करता रहता है। और जब मैं किसी फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ, बिकॉज आप सबको पता है
कि 28 साल से मैं अंडरराइटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इस सारे में कॉर्पोरेट साइड पे सीनियर पोजीशंस पे काम करके अब पिछले 6 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ अपनी कंपनी बना के, जिसका नाम है इंश्योरप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो इन टेक्निकल एनालिसिस और इन टेक्निकल नॉलेज की वजह से सही एडवाइस दी जाती है, और उसके अलावा कोई किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। नॉलेज इज़ द पावर, प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर हेल्प की जाएगी। तो आई होप आपको पता लगा म्यूचुअल फंड वर्सेस सेग्रीगेटेड फंड, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ये एक प्रोग्राम में, एक रिकॉर्डिंग में कभी कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको चाहिए कि कांटेक्ट मी, गिव मी अ कॉल, सिट विद मी, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाइए, देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, रिटायरमेंट से कितनी दूर हैं, कैसे आई कैन ऑप्टिमाइज योर इन्वेस्टमेंट्स, हाउ आई कैन गिव यू मोर इनोवेटिव आइडियाज़, टैक्स एफिशिएंट आइडियाज़ टू इन्वेस्ट and grow and make your financial future prosperous and assuring कि आप एक comfortable retirement की तरफ जा सकें। Stay blessed, दुआओं में याद रखें। I'll come back with a new topic, और feel free to let me know। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, वॉइस मैसेज छोड़िए कि फजल भाई इस टॉपिक पे बात कीजिए। That will be helpful, because उससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और अगर मेरे पास ना हो, हर चीज़ हर बंदे को नहीं पता होती, तो आई कैन डिग आउट, आई कैन लुक फॉर इट, और आई ब्रिंग इट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर यूजफुल टॉपिक।